क्लास 9th केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो सबसे पहले हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पदार्थ की परिभाषा कि पदार्थ किसे कहा जाता है। तो हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं, जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, यानी जिनसे हम घिरे हुए होते हैं, वे सारे पदार्थ कहलाते हैं। और प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, जो प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो स्थान घेरते हैं, यानी उनमें आयतन होता है, उनमें द्रव्यमान होता है और वे अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये तीन गुण वो प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। तो पदार्थ का जो पहला गुण प्रदर्शित होता है वो स्थान घेरता है। प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है। जैसे देखिए, एक पदार्थ के एग्जाम्पल ये कलम है। ये कलम जो है ये अपना एक स्थान घेरती है। जो कलम द्वारा जो घेरा गया स्थान है उसी को आयतन कहा जाता है। ठीक है, और ये सभी पदार्थ के साथ होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पुस्तक उदाहरण लिया गया है, यानी कलम का अपना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी पुस्तक भी हो सकता है। इस कलम का अपना क्या है, एक द्रव्यमान है, यानी जब हम उठाएं तो इसमें क्या बल लगाना पड़ता है। तो द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम बाद में समझेंगे। तो इसका कुछ अलग भार होता है, यानी इसका एक द्रव्यमान होता है। इसके बाद देखिए, तो प्रारंभ में ही बता दिया गया है कि हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें उनमें वायु भी सम्मिलित है। तो वायु में भी क्या होता है, वो भी आयतन घेरती है, उसमें भी द्रव्यमान होता है और वो भी अवरोध उत्पन्न करती है। अगर हम वायु को गुब्बारे में भर के ठीक है रखें तो फूल जाएगा, यानी वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। तो वो क्या है, उसमें वो भी आयतन उसमें भी होता है, उसका भी अगर वजन करे तो उसमें भी भार होता है और वो भी अवरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखिए, पदार्थ के अन्य उदाहरण लकड़ी, कपड़ा, कागज, बर्फ, स्टील, जल, तेल आदि ये क्या है, ये सारे पदार्थ हैं। इसके बाद हम देखते हैं अवरोध क्या होता है। किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने अथवा ले जाने के लिए कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ क्या है, अवरोध उत्पन्न करता है। पेन है, अगर हम इसको धक्का दें तो एक बल लगाना पड़ता है, तो यानी ये अपने स्थान को, यानी अपने मूल अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ये जड़त्व के नियम के अनुसार इसमें बल लगाना पड़ता है, तो यानी अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये पदार्थ के तीन मूलभूत गुण होते हैं, आयतन, द्रव्यमान और अवरोध। और यहाँ पे कुछ पदार्थ के पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं। तो पदार्थ की परिभाषा अगर हम करना चाहें तो इस तरीके से हमें करना होगा। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो हमने तो अभी पदार्थ के बारे में समझा। अब इसके बाद हम देखेंगे द्रव्य क्या है। तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो क्या कहने का मतलब हुआ, द्रव्य क्या है, एक प्रकार का पदार्थ ही है, यानी उसे किसी भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया नहीं, सामान्य प्रक्रिया से उसे पदार्थ की अन्य प्रकारों से समझते हैं। उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव्य है। जल में विलीन चीनी को, अगर हम चीनी को जल में घुला दें तो जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है, पुनः वह चीनी प्राप्त हो जाएगा। वाष्पन के फलस्वरूप प्राप्त चीनी और जो पहले चीनी था उसमें कोई अंतर नहीं होता। अतः चीनी क्या है, एक द्रव्य है, इसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं शामिल है, जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार सोडियम क्लोराइड यानी नमक हो गया, चूना, चूना पत्थर आदि भी द्रव्य के उदाहरण हैं। यानी इनको भौतिक प्रक्रिया से इनके कणों को विभक्त नहीं किया जा सकता है, इनके अवयवों को, वो पदार्थ कहलाते हैं, यानी वो एक ही कण के बने होते हैं। इसके विपरीत देखिए, दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है, क्योंकि इसमें जल, वसा, प्रोटीन आदि मिश्रण है। ये कई पदार्थों का ये संगम यानी मिश्रण होता है। इसी प्रकार समुद्र का जल, जिसमें नमक पाया जाता है, मिट्टी, खनिज, कोयला आदि भी मिश्रण है, शुद्ध द्रव्य नहीं है। हमने यहाँ पे क्या समझा, द्रव्य की परिभाषा, वैसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही अवयव से मिलके बना हो और किसी भी भौतिक प्रक्रिया से जब उसको किया जाए तो वो फिर वही प्राप्त हो जाए, यानी उससे किसी भौतिक प्रक्रिया से उसे विभक्त नहीं किया जा सकता है, वो द्रव्य कहलाता है। इसमें तीनों ही अवस्थाएं आ जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पदार्थ की भौतिक प्रकृति, या अब इसे पदार्थ के भौतिक गुण भी कह सकते हैं। पहला देखिए, पदार्थ कणों का बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी वस्तु होता है, वो अनेक कणों के बने होते हैं। प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था, जो प्राचीन काल के दार्शनिक व्यक्ति थे, जो विद्वान व्यक्ति थे,
उनका मत था कि पदार्थ लकड़ी की एक गुटिका की तरह अनवर्त होते हैं, यानी वे एक समान होते हैं, लकड़ी की गुटिका की तरह, यानी लकड़ी के छोटे भाग की तरह। इसमें छोटे छोटे कण नहीं होते, वे लोग सोचते थे, लेकिन पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। यहाँ पे देखिए कार्यकलाप यानी एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि पदार्थ कणों का बना होता है। एक बीकर में आधा जल लें और बीकर के जल का स्तर चिन्हित कर दें, यानी उसमें कितना हमने जल लिया है। अब जल में थोड़ी चीनी डालें और कांच की छड़ की सहायता से उसे घुला देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि चीनी जो है वो जल में घुल जाती है, लेकिन जल का स्तर वही रहता है, यानी जल में चीनी को डालने के बावजूद भी उसमें स्तर का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इससे ये प्रमाणित होता है कि जल के कणों के बीच ये चीनी के कण क्या हो गए, उसमें समाहित हो गए, यानी उसमें प्रवेश कर गए। और इसी ये प्रमाणित हो जाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलकर बना है। इसके बाद देखिए पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसका जो दूसरा भौतिक गुण है। पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं कि इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे निम्नलिखित कार्यकलाप यानी एक्सपेरिमेंट के मदद से आसानी से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की मदद से दर्शाया गया है कि पदार्थ जो है जो काफ़ी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। प्रथम चरण देखिए, एक बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ रवे घुला लें। तो यहाँ पे जो बीकर है उसमें सभी में 100 ml जल है, लेकिन इस पहले वाले में क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें घुलाया गया है। अब दूसरे चरण में क्या करना है, प्रथम चरण से प्राप्त नीले विलयन ने, इस प्राप्त जो विलयन है प्रथम चरण में हमने घुलाया है कॉपर सल्फेट का, इसके नीले विलयन में से 10 ml यानी 10 मिलीलीटर विलयन लेकर दूसरे बीकर में हमें डालना होगा, इसमें डालना होगा, जो ये पहले से 100 ml है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरे चरण में, ये जो दूसरे चरण में प्राप्त विलयन में हमने 10 ml विलयन डाला था, अब इसमें से 10 ml लेकर इसमें डालना है। कितना, 10 ml इसमें डालना है, इसमें से लेकर। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को 5 से 8 बीकर वाले जल के साथ कर, ऐसे ही हमें करना है। और प्रयोग करने से ये पता चलता है कि अंतिम विलयन का भी रंग नीला रहता है, जो लास्ट में भी रहेगा, यानी एक बार निकला और उसी से सब में डालना है बारी बारी से, और लास्ट तक जितने भी डाले वो सभी नीला हो जाएगा, हल्का हल्का। सबसे ज़्यादा तो ये होगा, और इसके बाद ये, इसके बाद ये, हम जितने भी लेंगे सभी नीला हो जाएगा, हल्का होगा, लेकिन कम या ज़्यादा ये होगा ज़रूर। ठीक है। तो इस कार्यकलाप ये दर्शाता है कि कॉपर सल्फेट के कुछ ही जो रवे होते हैं जल में अधिक से अधिक आयतन में रंगीन बना सकते हैं, उनमें क्षमता होती है। ऐसा तभी संभव है जब कॉपर सल्फेट के एक छोटे से रवे में लाखों करोड़ों सूक्ष्मकण उपस्थित हो। तो हमने पहले कितना लिया था, 10 ml लिया था, और उसी 10 ml से ये सभी क्या हो जाएंगे, नीले होते हैं। और इसे यही प्रमाणित होता है कि इस छोटे से भाग से ही सभी नीले हो गए हैं। ठीक है। जो उनके सूक्ष्म कणों की संख्या यानी लाखों करोड़ों सूक्ष्म कणों की संख्या उपस्थिति को ये बताता है। तो ये कार्यकलाप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, उनमें गति होती है। पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते हैं बल्कि हमेशा गतिशील रहते हैं। इसे निम्नलिखित कार्यकलाप यानी एक्सपेरिमेंट की मदद से समझा जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट इसमें यह है कि अगर एक अगरबत्ती को हम कमरे में रख दें तो उसकी जो सुगंध है काफ़ी दूर तक नहीं जाती। अगर हम उसको जला दें, जो उसकी सुगंध की जो कण है वायु के साथ मिलके वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, यानी उनका गंध जो है, अगरबत्ती की गंध हमें दूर से ही मालूम चल जाता है। ठीक है। अगर इत्र की बोतल खोल दी जाए तो दूर से ही उसकी जो गंध है हमें मालूम चल जाता है, क्योंकि उसकी गंध के कण वायु में फैल जाते हैं। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक ठंडा खाना और एक गर्म खाना, तो ठंडे खाने की जो गंध के कण हैं वो वायु में काफ़ी कम दूरी तक जाते हैं। अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो वो काफ़ी दूर से ही हमें मालूम चला जाएगा इसका सुगंध। तो पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे कणों का वेग बढ़ जाता है। तो इसका मुख्य कारण है इसकी गतिज ऊर्जा काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि इसे गर्म कर दिया गया है। अतः ताप बढ़ने से कणों का वेग भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए इसका चौथा भौतिक प्रकृति में गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतराअणुक आकर्षण बल कहा जाता है। यानी ये वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उस बल को अंतराअणुक आकर्षण बल कहा जाता है। इस बल के कारण ही पदार्थ के कण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इस बल की जो सामर्थ्य विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी उनके बंधे रहने का, यानी अंतराअणुक आकर्षण बल का जो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो अब विभिन्न पदार्थों में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण की मदद से हमें समझना होगा। पहला देखिए, एक लोहे की कील, खड़िया यानी चौक जिसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है का टुकड़ा और एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा लें। इन तीनों पर अलग अलग हथौड़े से प्रहार करें तो आप पाएंगे कि खड़िया का टुकड़ा पहले आसानी से टूट जाता है, जो चौक होती है। इसके बाद ईंट का टूटना थोड़ी कठिनाई से होता है, जबकि लोहे की कील को तोड़ना अत्यधिक कठिन काम होता है। ठीक है, ये रहा। तो ये लोहे की कील हो गई, और ये चौक हो गया, और ये ईंट हो गया। तो इन पे अगर हथौड़े से प्रहार किया जाए तो ये काफ़ी आसानी से टूट जाएगा। इसके बाद ये, और इसके बाद लास्ट में ये तो इसको तोड़ना हथौड़े से काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ये एग्जाम्पल से हमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है, यहाँ हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न पदार्थों का अंतराअणुक आकर्षण बल जो है, कणों का जो आकर्षण बल है, वो अलग अलग होता है। लोहे में क्या होता है, अधिक मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, उसके बाद ईंट में, और सबसे कमज़ोर चौक में। तो यहाँ देखिए, खड़ियों के कणों के मध्य अंतराअणुक आकर्षण बल कमज़ोर होता है, जबकि ईंट में कणों के मध्य यह बल थोड़ा मजबूत होता है, और लोहे के कील का यह बल सबसे अधिक मजबूत होता है। तो लोहे को हम हथौड़े से मारकर चकनाचूर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा जो भौतिक गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो काफ़ी ध्यान से समझना है आपको। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, और इस रिक्त स्थान को अंतराअणुक स्थान कहा जाता है। हम देख चुके हैं कि चीनी को जल में मिलाने पर चीनी के कण लुप्त हो जाते हैं। वस्तुतः चीनी के कण जल के कणों के मध्य क्या हो जाते हैं, उनके रिक्त स्थान में क्या हो, समाहित हो जाते हैं, यानी फिट हो जाते हैं। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम की मदद से हमें बताया गया है, इस रिक्त स्थान है, और इस रिक्त स्थानों में क्या होता है, अंतराअणुक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, यहाँ तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। हमारे चारों ओर पदार्थ विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। तो पदार्थ के ये विभिन्न रूप कौन से हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब कोई कड़ा पदार्थ, द्रव मतलब कोई तरल पदार्थ, और गैस मतलब कोई हवा पदार्थ, यानी हवा जैसा। हमारे शरीर में भी पदार्थ के ये तीनों रूप में मौजूद होता है। तो जैसे देखिए, हमारी हड्डियाँ और दांत जो पदार्थ के ठोस रूप है, ये काफ़ी कड़े होते हैं। हमारे शरीर में मौजूद रक्त पदार्थ का कौन सा रूप है, तरल पदार्थ यानी द्रव रूप है। और जो हम श्वास द्वारा अंदर खींचते हैं, वह पदार्थ का गैसीय रूप है। तो इसके अतिरिक्त हम लोगों के शरीर में जल यानी द्रव प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। एक अनुमान के अनुसार भार के विचार से हमारे शरीर में 70% क्या होता है, जल ही होता है। इसके बाद देखिए, किंतु सभी द्रव्य जो होते हैं पदार्थ, इन तीनों ही रूपों में अपना अस्तित्व नहीं रखते। उदाहरण के लिए देखिए, लकड़ी, पत्थर आदि ठोस रूप में होते हैं, जबकि वही ठोस रूप देखिए कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन आदि ठोस और गैस दोनों रूप में पाए जाते हैं। यानी इनको जब जलाया जाता है तो ये सीधे वाष्प ना बदलकर गैसीय रूप में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। किंतु अधिकांश पदार्थ विभिन्न स्थितियों में ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जल एवं गंधक, इन तीनों अवस्थाओं में 1.5 ये चित्र है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो पहली आकृति दी गई है ये ठोस की है, इसके बाद द्रव की है, और ये गैस की है। और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, ठोस के कण काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाए गए हैं, यानी इनके कणों के मध्य अंतराअणुक स्थान काफ़ी कम होता है और आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है। यहाँ देखिए, ये तरल पदार्थ है तो इसके कण काफ़ी कम हैं, इनके
कणों के मध्य जो स्थान है अंतराणुक स्थान, ये काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है और गैस में काफ़ी कम है। इसका मतलब इनका अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी कमज़ोर होता है। इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु होगा ठोस, द्रव और गैस, यानी तीनों के बारे में हमें अलग अलग इनके गुणों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पदार्थ की ठोस अवस्था। ये क्या होती है? ठोस पदार्थों में अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे से काफ़ी निकट रहते हैं तथा वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराणुक स्थान काफ़ी कम होता है। इसी कारण पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रतापूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देख इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर देखे होंगे आप, अगर लोहे की जो बाँट होती है, बटखारा होता है, अगर हम उसको फेंक दें तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, नहीं उसमें बहाव के गुण होते हैं। जो उनके कण होते हैं वो काफ़ी मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ, वे अपने विराम के मध्य स्थान में स्वतंत्र रूप से कंपन कर सकते हैं। कण जो होते हैं वो अलग नहीं हो सकते, लेकिन कंपन जरूर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। कौन कौन से इसके गुण हैं? पहला देखिए, आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ की आकृति और उनके आयतन निश्चित होते हैं, यानी वो जिस आकार में बने होते हैं, जिस आकार में वो ढले होते हैं, वही इनका आकार होता है, वो नहीं बदलता है। ठोस पदार्थों में अंतराणुक स्थान काफ़ी कम होता है और अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। तो इसी कारण की वजह से उनके कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना ही दूर जा सकते हैं। अतः ठोस पदार्थों की आकृति जो होती है, शेप जो होती है, वो कायम रहती है, यानी वो नहीं बदलती, और इसी कारण उनका आयतन भी स्थिर रहता है। आयतन मतलब जो स्थान घेरता है वो निश्चित होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पुस्तक एक ठोस पदार्थ है, इसकी आकृति और आयतन निश्चित है। दूसरा, रबड़ बैंड भी ठोस पदार्थ है, इसको खींचने पर इसकी आकृति बदल जाती है, किंतु खिंचाव बल के हटते ही वह पुनः जो आकृति होती है पहले की अवस्था में वापस लौट जाती है। इसी तरीके से चीनी और नमक, मेज, ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। बस आपको यही समझना है कि ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन फिक्स होते हैं, शेप एंड वॉल्यूम। इसके बाद देखिए, ठोस पदार्थ के दूसरा जो गुण है वो है घनत्व, यानी डेंसिटी। ठोस पदार्थ का घनत्व जो होता है वो हमेशा उच्च होता है। किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। तो आइए घनत्व को पहले समझ लेते हैं, किसे कहा जाता है। तो किसी पदार्थ के घनत्व को उसके आयतन और द्रव्यमान के तुलना यानी संबंध से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है। तो घनत्व किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, उदाहरण के माध्यम से आपको समझना है। ये 1 kg का बाट है, यानी बटखरा है, और ये जो है ये कढ़ाई है, इसका भी वज़न 1 kg ही है। तो अगर हम इसको पानी में डालें, ठीक है, तो 1 kg का बाट को हम पानी में अगर डालें तो वो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। ठीक है। और वहीं इस कढ़ाई को जब हम पानी में डालें तो वो तैरने लगेगी। तो दोनों का वज़न तो सेम है, लेकिन इसका डूबना और इसका तैरना, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो हो जाता है घनत्व। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 kg लोहा है, तो इसका आयतन काफ़ी कम है, यानी ये कम स्थान पे ज़्यादा मात्रा में लोहा, जो अंतराणुक स्थान है उसके कण आपस में क्या है, चिपके हैं, यानी ये कम स्थान पे ये सारे कण आपस में क्या है, यानी इसके अंतराणुक स्थान जो है काफ़ी कम है, और ये इतने ही कम स्थान पे सभी क्या है, मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। आयतन काफ़ी कम है, तो जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि ये काफ़ी कम स्थान पे इस लोहे के अणु जो एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे हुए हैं। तो वहीं देखिए, वहीं लोहे की कढ़ाई का जो इन कणों का स्थान है काफ़ी विस्तार है, यानी इसका आयतन ज़्यादा है, तो इसका घनत्व भी क्या होगा, काफ़ी कम होगा। इसका आयतन काफ़ी कम है। आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है।
तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा, इसलिए वो डूब जाता है, और इसका आयतन ज़्यादा है तो इसका घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो तैरते रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो घनत्व है, डेंसिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठोस पदार्थों का घनत्व हमेशा उच्च होते हैं, ठीक है। और घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व जो उच्च होने का जो कारण है मैंने अभी आपको बताया। अंतराणु जो बल होता है मजबूत होने के कारण ठोस पदार्थ के कण न्यून स्थान पर, काफ़ी कम स्थान या आयतन में एक दूसरे से मजबूती से सटे होते हैं, और इसी कारण ठोस के घनत्व काफ़ी उच्च होते हैं। इसके बाद देखिए ठोस पदार्थों का जो तीसरा गुण है द्रवणांक और क्वथनांक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि द्रवणांक और क्वथनांक का मतलब क्या होता है। द्रवणांक का मतलब होता है किसी पदार्थ का ऐसा ताप जिसमें वो द्रव अवस्था में बदल सके, वैसा ताप, ठीक है, यानी उस द्रव अवस्था में बदलना वो प्रारंभ कर दे। क्वथनांक का मतलब होता है किसी पदार्थ का ऐसा ताप जिससे वो उबलना प्रारंभ कर दें, तो वो क्वथनांक कहलाता है। तो ठोस पदार्थों के द्रवणांक और यानी उससे गलाना और क्वथनांक यानी उसे उबालना प्राय उच्च होते हैं, काफ़ी उच्च टेम्परेचर इसको चाहिए। इसका कारण यह है कि ठोस पदार्थों के अंतराणु आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं, इसका अधिक होता है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद देखिए चौथा गुण, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, यानी काफ़ी कड़े होते हैं। मजबूत अंतराणु आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के कण परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं। बाहर से दाब पड़ने पर इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कठोर और दृढ़ होते हैं। जैसे हम किसी लोहे के कोई वस्तु है उसे हम दाब लगाकर उसका जो आयतन है उसे हम दबा नहीं सकते, जैसे कि रबड़ को दबाया जाता है, तो ऐसा हम किसी ठोस पदार्थ को नहीं कर सकते, ईंट को भी नहीं कर सकते हैं, लोहे को भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ठोस पदार्थ के ये गुण होते हैं, ये कठोर और दृढ़ होते हैं, यानी काफ़ी कड़े होते हैं। पांचवा गुण देखिए संपीड्यता, ठीक है। तो ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, यानी ठोस पदार्थ पर दाब लगाकर हम इसका आयतन और आकार को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो हमेशा फिक्स ही होता है। तो इसका कारण यह है कि ठोस पदार्थ के अंतराणु का स्थान इतना कम होता है कि उसे और अधिक कम नहीं किया जा सकता है। तो ठोस पदार्थ के जो मुख्य गुण हैं कौन से हैं, यही बार बार रिपीट हो रहा है कि उनके अंतराणु का स्थान काफ़ी कम होता है, ठीक है, उसके कण काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये हमेशा बात हम आपको याद रखनी है। लेकिन जो पावरोटी है अपवाद में देखिए, या स्पंजी पदार्थ अपवाद हैं, ठीक है, यानी इस नियम के खिलाफ है। यद्यपि ये भी ठोस पदार्थ है किंतु अंतराणु के स्थान में वायु भरी होने के कारण इन पर दाब या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्हें दाब बढ़ाकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। दाब बढ़ाने पर इसके अंदर वायु बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ठोस पदार्थों का जो गुण है वो है बहाव, फ्लो। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। अगर हम किसी लोहे की वस्तु को हम नीचे फेंक दें तो वो नहीं बहेगा, जैसे पानी बहता है। ठोस पदार्थ के कण इतने मजबूत से परस्पर बंधे होते हैं कि वो बिना बाधा के एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते हैं। सातवां गुण देखिए प्रसार या संकुचन। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रायः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों ओर अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती कि वे अपने विराम से मध्य स्थान छोड़कर बाहर हो जाएं। अतः ठोस पदार्थ में प्रसार बहुत कम होता है। इसी प्रकार किसी ठोस पदार्थ को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा घटती है और कंपन की तीव्रता भी बहुत कम हो जाती है, किंतु ये कण स्थिर स्थान को नहीं छोड़ते। यानी कहने का मतलब उनका जो संकुचन होता है और प्रसार होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद देखिए आठवां ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन को समझते हैं।
कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वो बिना पिघले ही वाष्प बन जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर वो द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी ठोस से वाष्प। तो ठोस पदार्थ की अवस्था में होने वाले ऐसे परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अतः वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और जब वाष्प सूख जाता है तो पुनः वो ठोस में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा होने पर सीधे वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस के मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो कौन से पदार्थ होते हैं? उदाहरण देखिए, अमोनियम क्लोराइड नौसादर कहा जाता है, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन, ये सारे क्या हैं? ये सारे उदाहरण हैं ऊर्ध्वपात वस्तुओं के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ कार्यकलाप के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद देखिए, ठोस पदार्थ का ही आखिरी गुण विसरण। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, ये विसरण कहलाता है। तो विसरण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, ये विसरण कहलाता है। जैसे में कि कमरे के एक अगरबत्ती रख दी जाए, इत्र की बोतल खोल दी जाए तो उसका जो सेंट होता है चारों तरफ फैल जाता है, ये विसरण के कारण ही होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ये जो विसरण का गुण होता है वो ठोस प्रक्रिया में नहीं पाया जाता है। समानतः कोई ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में विसरित यानी उसमें समाहित नहीं हो सकता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं होता है। तो फिर भी कुछ यहाँ पे देखिए अपवाद के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। यदि कॉपर और जिंक को दो टुकड़ों को परस्पर सटाकर बांध दिया जाए काफ़ी लंबे समय तक, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये अपवाद हैं। ये पदार्थ की द्रव अवस्था यानी द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है इसको समझते हैं। द्रव के कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होने के कारण द्रव के कण कम मजबूती के साथ परस्पर बंधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं और ये इनके कण हैं। ठीक है, तो इस पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान काफ़ी कम होने के कारण इनके अंदर क्या होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल ये सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद द्रव में और इसके बाद गैस में। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा कणों का देखिए रिक्त स्थान किसमें कम है, इसमें कम है, इसके बाद इसमें है, और सबसे तो यही बात यहाँ पे है। तो ठोस की तुलना में ये द्रव में कम मजबूती के साथ बंधे होते हैं, लेकिन गैस से ज़्यादा मजबूती से बंधे होते हैं। अतः द्रव के अंदर अंतरा अणुक स्थान ठोस के अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ देखिए ये दो कणों के बीच जो स्थान है, इसमें क्या है, ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसमें ज़्यादा होते हैं। फलतः द्रव के कण अधिक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं, किंतु अंतरा अणुक आकर्षण बल इतना भी कमज़ोर नहीं होता कि ये कण द्रव की सतह छोड़कर बाहर निकल जाए। तो अंतरा अणुक जो स्थान होता है इसी के कारण ये इसमें क्या लगता है, आकर्षण बल थोड़ा कमज़ोर होता है ठोस की तुलना में, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं होता कि इनके कण बाहर निकल जाएं। देखते हैं द्रव के सामान्य गुण कौन कौन से हैं। द्रव के सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम एक गिलास पानी को किसी पात्र में रखें तो वो आसानी से क्या हो जाता है, उसमें अपना जो शेप है, आकृति है, वो धारण कर सकता है, लेकिन वो एक गिलास पानी वो इतना ही रहेगा, वो 2 गिलास या 3 गिलास नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही इसका कहने का मतलब है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव को हम किसी भी बर्तन में रखें तो वो उसका जो शेप है वो धारण कर लेता है, लेकिन उसका आयतन जो होता है वो वही रहता है, वो निश्चित होता है। तो यहाँ पे देखिए द्रव को जिस बर्तन यानी पात्र में रखा जाता है तो वह उसी बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेता है। इसका कारण यह है कि द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, द्रव के कण होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और अंत में स्थिर होकर बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि द्रव के कण एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते हैं और ना ही एक दूसरे से अधिक दूर जा सकते हैं,
अतः द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वो उतना ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है कि द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वैसे ही आकृति प्राप्त कर लेता है, लेकिन आयतन उतना ही होता है। अब इसके बाद देखिए द्रव अवस्था की ये दूसरा गुण है घनत्व यानी डेंसिटी। तो घनत्व क्या होता है? तो घनत्व और आयतन एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। जिस पदार्थ का आयतन ज़्यादा होता है उसका घनत्व कम होता है, और जिस पदार्थ का आयतन कम होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो द्रव का घनत्व जो होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है, यानी ठोस का ज़्यादा होता है और द्रव का कम होता है। ठीक है। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की तुलना में उसके द्रव की अवस्था में अंतराणुक स्थान अधिक होता है। तो यही बात हो गई फिर, अंतराणुक रिक्त स्थान ज़्यादा होता है किसमें? द्रव में, और ठोस में काफ़ी कम होते हैं। इसीलिए द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। इसके बाद हम देखेंगे संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या होता है संपीड़ितता? तो संपीड़ितता क्या होता है? संपीड़ितता के अंतर्गत किसी पदार्थ पे हम दाब लगा के उसके आयतन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं, यानी इसमें संपीड़ितता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठोस की तुलना में अगर बात की जाए, ठोस से तुलना की जाए तो ये थोड़ा क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं ठोस से। इसका कारण यह है कि द्रव में अंतराणुक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, यहाँ देखिए ये रहा। ठोस में देखिए दो कणों के बीच जो ये स्थान है इसमें क्या है? कम है इसमें, और इसमें क्या है? देखिए इसमें ज़्यादा है। तो इसीलिए इनमें थोड़े से ठोस की तुलना में संपीड़ितता की प्रवृत्ति पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा संपीड़ित होते हैं गैस। इसमें देखिए रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आइए समझते हैं इसका कारण। द्रव में अंतराणुक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। तो एक नज़र से आइए देख लेते हैं ठोस, द्रव और गैस में संपीड़ितता कैसे होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जब संपीड़ितता को हम पदार्थ की तीनों अवस्था पे देखते हैं, तो ये देखिए ये एक पंप है, और पंप के अंदर ये क्या है? एक ठोस पदार्थ है, यानी एक लोहा है। तो हम लोहे को ऊपर से पंप से दाब लगाकर इसको, अगर हम लोहे को दाब लगाएं, क्या ये इतने में आ जाएगा? पिचक जाएगा लोहा? नहीं पिचकेगा। ये क्या होता है? असंपीड्य होता है। इसकी आकृति एकदम फिक्स होती है। उसको हम दाब लगाकर हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही पंप के अंदर हम पानी रख दें तो थोड़े से ये क्या हो सकता है? ये संपीड्य हो सकता है ठोस की तुलना में। ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा हो सकता है। और यही चीज़ देखिए इस पंप के अंदर वायु रख दें, हम वायु भर लें, तो यहाँ पहले था, हम दाब लगाकर इसको यहाँ पे ला दिए, तो गैस पूरी तरीके से संपीड़ित किया जा सकता है। तभी तो एलपीजी सिलेंडर में बहुत सारी गैसों को एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है, और लीक होने पर काफ़ी प्रेशर मारता है। ठीक है। तो गैस में संपीड़ितता की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठोस में बिल्कुल नहीं, और द्रव में ठोस की तुलना में थोड़े से संपीड़ित ही होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव अवस्था के जो चौथा गुण है द्रोणांक और क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम ये थोड़ा समझ लेते हैं कि द्रोणांक और क्वथनांक किसे कहा जाता है। तो आइए द्रोणांक को समझते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं। तो वास्तव में गलनांक जो द्रोणांक होता है यानी गलनांक होता है, इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये एक टेम्परेचर है। ठीक है, ये क्या है? एक तापमान है। तो ऐसा तापमान जिस पे कोई ठोस पदार्थ पिघल कर क्या बन जाए? द्रव बन जाए, यानी वो तरल पदार्थ बन जाए, वो उसका द्रोणांक कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ये एक बर्फ़ है। तो जमे हुए बर्फ़ को जब हम धूप में रखते हैं तो धूप से क्या प्राप्त होता है? उसे ऊष्मा मिलती है। ये ऊष्मा ग्रहण करता है, तो ये क्या होता है? ये पिघलना शुरू कर देता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। और अधिक देर तक हम वहाँ धूप में छोड़ दें तो और ऊष्मा लेकर ये गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये ऊष्मा लेकर ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यहाँ पे प्रदर्शित हो जाती हैं। कहने का मतलब द्रवणांक जो है ऐसा तापमान जब कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उस तापमान को कहते हैं हम द्रवणांक, उस ठोस पदार्थ का, यानी मेल्टिंग पॉइंट।
अब इसके बाद समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पे कोई द्रव उबलने लगे। जब कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उस तापमान पर तो उसे कहते हैं क्वथनांक। जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही है द्रवणांक और क्वथनांक। तो द्रवों के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से प्रायः कम होते हैं, ठोस का काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम लोहे को उबालना चाहें तो उस पर ज़्यादा उसका चाहिए, लगभग कितना चाहिए, 3000 डिग्री सेल्सियस जो होता है लोहे का। तो ठोस की तुलना में द्रव का द्रवणांक, ठीक है, यानी पिघलना और उबलना काफ़ी कम होता है। द्रव पदार्थों के द्रवणांक कमरे के ताप से कम होता है। ये कमरे का ताप क्या होता है, कमरे का ताप मतलब होता है सामान्य ताप। ठीक है, द्रव पदार्थ के द्रवणांक कमरे के ताप से कम होते हैं, किंतु इसके क्वथनांक कमरे के ताप से उच्च होते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद देखिए 5वां गुण, तरलता क्या होता है। द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतराणुक स्थान अधिक है और अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव के कण गतिज ऊर्जा ठोस के कणों से उच्च होती है। फलतः द्रव के कण बहाव का गुण आ जाता है, जिसके उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम जल को फर्श पे या नीचे गिरा दें तो वो बहने लगता है, और वही हम किसी ठोस पदार्थ लोहे के टुकड़े को नीचे गिरा दें तो वही वो पड़ा रहता है। तो इसका मुख्य कारण यही हो गया, अंतराणुक आकर्षण बल इसमें थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, तो और ठोस में काफ़ी मजबूत होता है। तो इसी कारण द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि हम कमरे के फर्श पे थोड़ा जल गिरा दें तो फैलने लगता है और उसकी आकृति भी बदलने लगती है, किंतु जल का कुल आयतन अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्रव के बहाव की जो प्रवृत्ति होती है द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो द्रव है वो कैसा है। ठीक है, उसका घनत्व कितना है, शहद है कि जल है कि दूध है कि कोई शरबत है, यानी उसके घनत्व पर भी वो डिपेंड करता है। और वो जहाँ वो गिराया जाता है, अगर वो ढाल स्थान है या समतल है, उस सब पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि तभी वो कहाँ फैलेगा और उसकी आकृति किस प्रकार बनेगी। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसमें थोड़ा सा फैलाव की प्रवृत्ति कम होती है, आगे हम देखेंगे इस बिंदु पे। और इसकी आकृति बदलने लगती है, लेकिन उसका आयतन जो है वो उतना ही जल होता है, वो अपरिवर्तित होता है, वो ज़्यादा जल नहीं बनेगा। इसके बाद देखिए द्रव का जो छठा गुण है विसरण। द्रव में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। तो यहाँ पे देखिए दो पदार्थ है, एक स्याही और एक शहद। तो कौन सबसे ज़्यादा जल्दी क्या होगा, मिश्रित होगा। तो एक पात्र में जल लेकर यहाँ पे स्याही रखा गया है और यहाँ पे शहद रखा गया है। तो स्याही जो है काफ़ी तेज़ी से मिश्रित हो गया, और लेकिन शहद धीरे से होगा। क्यों? कि शहद का घनत्व ज़्यादा है और स्याही का कम है। यानी द्रव के जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर भी ये डिपेंड करता है। स्याही के घनत्व से अधिक होता है, शहद का घनत्व जो होता है स्याही घनत्व से अधिक होता है, इसलिए शहद स्याही की तुलना में बहुत धीमी गति से मिश्रित होता है, यहाँ पे जो दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो विभिन्न प्रकार की जो वायु में गैसें होती हैं वो विसरण की क्रिया द्वारा ही एक दूसरे में क्या होती हैं, घुली होती हैं, और हम जो सांस लेते हैं वो भी विसरण का ही उदाहरण होता है। इसके बाद देखिए 7वां गुण जो होता है द्रव का जमना, यानी फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, द्रव का जमना कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए यदि जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाए तो ये जो जल है वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ क्या हो गया, ये ठोस अवस्था हो गया, यानी द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए 8वां है वाष्पन। तो द्रव में वाष्पन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये वाष्पन क्या होता है,
तो आपने देखा होगा कि थाली में अगर हम जल लेकर छत पर रख दें तो कुछ समय पश्चात वो सारा जल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो कहाँ गया, तो वो वाष्पन हो गया वायु के द्वारा। जल वाष्प या गैस में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है जल। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा जल यानी द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उसे वाष्पन कहते हैं। यानी द्रव में वाष्पन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी वायु उसको सुखा लेती है। तो यहाँ पे देखिए वाष्पन की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। क्या समझ में आया आपको? किसी द्रव का कमरे के ताप लगभग कितना होता है? कमरे के ताप लगभग होता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। या द्रव का क्वथनांक का ताप कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप से काफ़ी कम ताप पर ही जो पानी का वाष्प में बदल जाना यानी धीरे धीरे वायुमंडल में चला जाना, वो प्रक्रिया कहलाता है वाष्पन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वाष्पन जो है कमरे के ताप से भी कम और क्वथनांक के ताप से भी कम, तो वो तो होते ही हैं। क्वथनांक तो ताप तो ज़्यादा होता है, यानी इन दोनों के ताप से कम पर ये वाष्पन क्रिया संपन्न होती है। इसके माध्यम से कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताए गए हैं वाष्पन कैसे होता है। कार्यकलाप देखिए, एक कांच घड़ी पर थोड़ा सा कार्बन डाइसल्फाइड लेकर खुली वायु में छोड़ दें। कुछ समय बाद देखेंगे कि कांच घड़ी पर वो कार्बन डाइसल्फाइड जो हमने डाला है वो क्या हो गया, वो उड़ गया है, ख़त्म हो गया, यानी वो उसका वाष्पन हो गया है। इसके बाद देखिए दूसरा कार्यकलाप। दूसरे कार्यकलाप में हमें ये बताया गया है कि स्टील की एक थाली में यानी बर्तन में सोडियम क्लोराइड नमक लेकर थोड़ा सा उसमें जल डाल दें ताकि उसका विलयन जलीय हो जाए और उसको हम खुली वायु में छोड़ दें। तो कुछ समय बाद देखेंगे कि जल जो है वो क्या हो गया, गायब हो जाता है, और जो शेष बच जाता है वो बच जाता है नमक यानी सोडियम क्लोराइड, यानी जल का वाष्पन हो चुका है। इसके बाद देखेंगे वाष्पन क्रिया की व्याख्या। ये वाष्पन आखिर कैसे होता है? वाष्पन क्रिया की व्याख्या, हम जानते हैं कि द्रव के कण अनवरत गमन करते हैं। ठीक है, यानी हमेशा गमन करते हैं तथा परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु के कणों से भी क्या करते हैं, टकराते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव के सतह ठीक है, यानी ऊपरी भाग में वाले द्रव के कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, यानी सबसे ऊपर जो होते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी नीचे वाले का। फलतः ये कण जल की सतह को छोड़कर यानी ऊपर की सतह को छोड़कर धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगते हैं, यानी परिवर्तित होने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वाष्पन कहा जाता है, यानी वायु में चले जाते हैं। तो ऐसे वाष्पन क्रिया संपन्न होती है। देखिए यहाँ पे पात्र में जल है और इसे खुली वायु में रखा गया है। तो खुला वायु जो होता है ये जल के कणों से क्या करता है, टकराता है। हम जानते हैं कि द्रव के कण अनवरत गमन करते हैं और परस्पर टकराते रहते हैं। ये द्रव के कण वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु के कणों से भी क्या करते हैं, टकराते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव के सतह वाले कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वायु के कण से जो ये द्रव के जो ऊपरी सतह के कण टकराएंगे तो क्या करेंगे, अतिरिक्त ऊर्जा ये प्राप्त कर लेंगे। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पे द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। जिनके भीतर के जो कण हैं इनकी तुलना में इनका आकर्षण क्या हो जाता है, बल समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे इनका वाष्पीकरण होने लगता है। फलतः ये कण जल की सतह छोड़कर यानी ये सतह छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। तो इसी कारण जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, यानी इसका वाष्पन होता है। अब इसके बाद देखेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए द्रव की प्रकृति। ठीक है, वो द्रव जो है वो कैसा है, किस प्रकृति का बना है। द्रव का क्वथनांक जितना कम होता है उसका वाष्पन उतने ही तेज़ी से होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। उदाहरण के लिए देखिए ईथर का क्वथनांक यानी ईथर जो होता है 34 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है और जल कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कम है और इसका ज़्यादा है, तो इसका जो वाष्पन होगा काफ़ी तेज़ी से होगा जल की तुलना में। ठीक है, अतः जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेज़ी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर भी देखिए एक कार्यकलाप की मदद से यहाँ पे दिखाया गया है।
अगर खुली वायु में 5 ml ईथर और 5 ml जल लें तो हम पाएंगे कि थोड़े से ही समय में क्या हो जाएगा, ईथर थोड़ी ही देर बाद वाष्पित हो जाता है, लेकिन जल उतनी ही मात्रा का जल अभी भी मौजूद है। इसका कारण है इनका क्वथनांक में अंतर है। दूसरा देखिए, द्रव का ताप यानी टेम्परेचर। तो अभी हमने पढ़ा कि जो वाष्पन होता है वो कमरे के ताप से भी कम और क्वथनांक के ताप से भी कम में ये संपन्न होता है। लेकिन द्रव का ताप, अगर द्रव का ताप हम बढ़ा दें, अगर किसी पानी को हम खौलाएं तो उसका ताप क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसका वाष्पन और तेज़ी से वो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, यानी वो उड़ जाएगा। द्रव का ताप जितना ही अधिक होता है उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर द्रव के कणों का औसत वेग, उसका जो कण के वेग होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाता है। अतः द्रव की सतह वेग वाले कण का द्रव से निकल जाना आसान हो जाता है। ठीक है। और प्राकृतिक तौर पे जब बात की जाए तो वाष्पन जो है वो स्वतः ही होता है, कमरे के ताप से भी कम और क्वथनांक से भी कम, नेचुरल वाष्पन। तीसरा देखिए, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी ये वाष्पन प्रभावित करता है। कैसे? द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा द्रव का वाष्पन उतना ही तेज़ी से होता है। तो इसको हम आइए एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। 2 कपड़े हैं, ठीक है, 2 कपड़ों को हम भिगा दें और उसको छत पे ले जाकर एक को जैव कहते हैं वहीं पे रख दें और एक को हम धूप में अच्छी तरीके से फैलाकर क्या कर दें, सुखाने के लिए वहाँ पे रख दें, उसको फैलाकर, और एक को सिर्फ जैव कहते हैं रख दें। तो सबसे पहले कौन सूखेगा? सबसे पहले सूखेगा जो फैलाया गया है, यानी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है। और जो हम सिर्फ भिगा कर सिर्फ रख दिए हैं वहीं पे, तो वो सूखेगा, काफ़ी देर से सूखेगा, 2 दिन बाद सूखेगा। तो यही होता है कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जो जितना फैला होता है पृष्ठ भाग में, उसका वाष्पन अधिक तेज़ी से होता है। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि बिना लपटा हुआ भीगा वस्त्र लपटे हुए भीगे वस्त्र की तुलना में तेज़ी से सूख जाता है, यानी वाष्पन तेज़ी से होता है। इसके बाद देखिए चौथा, वायु का वेग। हवादार स्थान पर जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है द्रव का वाष्पन तेज़ी से होता है। इसका कारण यह है कि द्रव के वाष्प के कणों में वायु तेज़ी से बहा ले जाती है। अगर धूप ना निकला हो, अगर हमें कपड़े सुखाना हो तो हम कहाँ रखेंगे? तो कपड़े सुखाना हो तो छत पे क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है, उसको सुखाने के लिए। अगर वही कपड़ों को हम घर में ही सुखाएं तो छत की तुलना में क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिन लगेगा, क्योंकि छत पे वायु ज़्यादा है, यानी वायु का वेग छत पे ज़्यादा है और कमरे में काफ़ी कम है। तो वाष्पन जो है वायु के वेग से भी प्रभावित होती है, ठीक है, यानी हवादार स्थान पे वायु का वेग अधिक होता है तो वाष्पन तेज़ी से होता है, जिसके कारण कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पे कार्यकलाप की मदद से भी यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद हमें जो कारक है आर्द्रता भी वाष्पन को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले आर्द्रता किसे कहा जाता है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। तो उदाहरण की मदद से आपको समझना होगा। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा यानी जल की मात्रा वो कहलाती है आर्द्रता। अगर हम गीले कपड़ों को यानी भीगा हुआ कपड़ा अगर बरसात के मौसम में सूखने के लिए रखें, ठीक है, अगर धूप ना निकला हो बरसात के मौसम में, ठीक है, जब बारिश हो रही हो, तो उसको सूखने में कितना समय लगता है? ठीक है, उसको सूखने में लग जाएगा 2 से 3 दिन लग सकता है। अगर वही कपड़ा, गीला हुआ कपड़ा हम अप्रैल मई यानी लू के महीने में, गर्मी के महीने में सूखने के लिए रखें तो वो घंटे भर में यानी आधे घंटे में ही वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। तो वही कहलाती है आर्द्रता। यानी जब बरसात के मौसम में क्या होता है, बरसात के मौसम में वायु में आर्द्रता काफ़ी बढ़ जाती है, वायु में नमी यानी जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। और अप्रैल यानी जून जुलाई के महीने में वायु में आर्द्रता काफ़ी घट जाती है, यानी वायु में जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आर्द्रता आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, किंतु एक निश्चित ताप पर वायु में जल वाष्प की अधिक से अधिक एक निश्चित मात्रा ही उपस्थित रह सकती है। पृथ्वी पर यह अधिकतम मात्रा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब वायु में एक निश्चित ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस ताप पर समानतः उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से अधिक रहती है
जब वायु में एक निश्चित ताप पर उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उस ताप पर सामान्यतः उपस्थित जल वाष्प की मात्रा से अधिक रहती है, यानी बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है, तब उसे हम कहते हैं आर्द्र। ठीक है, आर्द्र वायु कहते हैं। इसके विपरीत जब उस ताप पर वायु में सामान्य मात्रा से कम जल वाष्प उपस्थित होता है, ठीक है, काफ़ी कम होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? शुष्क वायु। ठीक है, जो अप्रैल महीने में होता है, यानी गर्मी के मौसम में। आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है। ठीक है, आर्द्र वायु में यानी बरसात वाले में, जबकि शुष्क वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है, यानी अप्रैल मई जून के महीने में, यानी गर्मी के महीने में। इसलिए भीगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है। ठीक है, जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए अधिक समय लगता है, यानी बरसात के मौसम में। तो ये समझ में आ गया आपको, आर्द्रता वाष्पन को प्रभावित करती है। इसके बाद हम देखेंगे वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की क्रिया में क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये कण गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वो ठंडक उत्पन्न होता है। ये हमने अभी देखा। ये क्या होता है? वायु के कण ये जो द्रव के ऊपरी सतह से टकराते हैं और इनका वाष्पन होता है। ठीक है, यानी द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा जो ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, नीचे भाग से ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इनका वाष्पन हो जाता है और इसमें क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कार्यकलाप दिया गया है, देखिए। एक मिट्टी की सुराही में जल लेना है। यहाँ पे व्याख्या समझ लेते हैं। मिट्टी की सुराही जो होता है, अगर हम जल रखते हैं यानी घड़े में, वो ठंडा होता है। इसका जो ये कैसे होता है? ये वाष्पन के कारण ही होता है। व्याख्या देखिए। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल कण सुराही के बाहर सतह पर चले जाते हैं। वाष्पन से ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। इन कणों का वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है, जिससे सुराही का जल ठंडा होता है, यानी उसका वाष्पीकरण होता है। ये सुराही का जल क्या होता है? ठंडा हो जाता है, यानी उसका वाष्पन होता है। ठीक है, ये रहा। इसके बाद कार्यकलाप दूसरा देखिए। अपने हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर ले। स्पिरिट जब आप देखे होंगे सैनिटाइजर वगैरह में क्या होता है, उसमें भी एल्कोहल होता है। ठीक है, तो हथेली पर आप ठंडक अनुभव करेंगे। इस कारण यह है कि हथेली पर रखे द्रव का वाष्पन होता है, जिसमें आवश्यक ऊष्मा हमारे हथेली से प्राप्त होती है। ठीक है, अतः हथेली ठंडा हो जाता है, यानी इसका वाष्पन होता है। अब इसके बाद देखिए, गर्मी के दिनों में हम कपास के बने सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो ये भी होता है वाष्पन के कारण ही। ठीक है, यानी ठंडक हमें महसूस होती है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है? पसीना होता है और आवश्यक ऊर्जा जो है, ऊष्मा हमारे शरीर से प्राप्त होता है, और इस पसीने का वाष्पन होता है, यानी जल होता है उसमें। ठीक है, इसी कारण जो सूती कपड़ा है काफ़ी आरामदायक महसूस होता है, यानी ठंडा महसूस होता है। क्वथन और क्वथनांक। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव उबलने लगता है, यानी जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो सीधे तौर पे आपको यही समझना है कि द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाने पर वो उबलने लगता है। ठीक है, और जो क्या कहलाता है, उस ताप को, जिस ताप पर वो उबलता है, जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसका वो क्वथनन यानी क्वथनांक कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है क्वथनन, ये द्रव का उबलना द्रव उसके संपूर्ण भाग से होता है, सिर्फ सतह से नहीं होता। सतह से सिर्फ वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और यह द्रव के भीतरी भाग के बुलबुले तीव्रता से निकलते हैं। इसके बाद देखिए, और चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं 1.13 यहाँ पे क्वथनन जो है द्रव के संपूर्ण भाग से संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वथनांक पे दाब का प्रभाव। द्रव का क्वथनांक वायुमंडल दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक होने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, इसके विपरीत वायुमंडल दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम वायु में ऊपर आते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होने लगता है, जिससे द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए,
जब हम पृथ्वी से सतह को छोड़कर काफ़ी ऊपर उठते हैं, यानी उदाहरण के लिए एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बहुत ऊंचे पर्वतों पर ये वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, यानी कम टेम्परेचर पर भी वो खौलने लगता है। एवरेस्ट पर्वत पर 70 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अतः बहुत ऊंचे पर्वतों पर चावल या दाल पकाना आसानी से नहीं हो पाता, यानी उसको पकने के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पानी तो खौलने लगा 70 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो इसलिए उसे पूरी ऊर्जा पकने के लिए नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय और अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती, काफ़ी देर तक हमें रखना होगा, ताकि वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही उसका ताप होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, उसी पर वो खौलने लगता है, तो उसको पकने में समय लगने लगता है। क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। यहाँ पे देखिए, द्रव में अशुद्धियों की उपस्थिति रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यदि जल में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई कि क्वथनांक पर अशुद्धियाँ का भी प्रभाव पड़ता है। उसमें कुछ चीज़ अगर मिला दिया जाए तो क्वथनांक उसका घट बढ़ सकता है। इसके बाद देखिए, वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर होते हैं। यहाँ पे है, वाष्पन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जो सभी तापों पर संपन्न होती है। ठीक है, वही है जो खुले स्थान पे जल को रख दिया जाए पात्र में, तो कुछ समय बाद देखेंगे तो वो गायब हो जाता है, वो वाष्पन कहलाता है। यह एक निश्चित ताप पर होता है, जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह द्रव का सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, ये भीतरी सतह से नहीं होता। ठीक है, यदि अब तो मैंने आपको बताया है कि जो वाष्पन होता है, ठीक है, वायु के कण सिर्फ ऊपर वाले भाग से क्या करते हैं, टकराते हैं, तो इनका वाष्पन होता है, सिर्फ ऊपरी भाग से होता है। लेकिन ये जो होता है क्वथनांक, ये संपूर्ण द्रव में होता है, ये संपूर्ण द्रव में होता है, क्योंकि भीतरी भाग से ही बुलबुले निकलते हैं। इसमें ठंडक उत्पन्न होती है, इसमें ठंडक नहीं उत्पन्न होती, इससे काफ़ी गर्म होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसका ताप उच्च होता है। तो ये तो समाप्त हो गई, ठीक है, पदार्थ की द्रव अवस्था। इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में। तो इसके अगले वीडियो में धन्यवाद।